व लेडीज़ लॉयर्स के साथ हमेशा एहतराम का रिश्ता। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बहावलपुर से आए हुए मेहमान सैयद ज़ीशान बुखारी साहब, उनसे मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सैयद ज़ीशान बुखारी साहब। सूरत अंबिया की आयत नंबर 89, इसका तर्जुमा है कि या रब मुझे अकेला न छोड़ना और आप भी बेहतरीन वारिस हैं। 26 फरवरी को मैंने इलेक्शन अनाउंस किया, इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया। 7 मार्च को मैं रहीम यार खान गया, वहाँ पर मेरे बड़े भाई और छोटे भाइयों ने मुझे पजीराई दी और एक जमे वकील मेरे साथ चला। जब मैं वापस आया बहावलपुर तो मुझे सुनने को मिला कि रहीम यार खान की बात और है, बहावल नगर में ज़ीशान का कोई वली वारिस नहीं। मैंने रब से दुआ की, रब ने आपके दिलों में मेरी मोहब्बत डाली और आज आप सब मेरे वली भी हैं, मेरे वारिस भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं बड़े फख्र से ये बात कर रहा हूँ कि आज इस जिला बहावल नगर की ये आखिरी तहसील है जिसमें हाईली अरेंज की गई और आज की तारीख तक जिला बहावल नगर में मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये सब मेरे मालिक की आपके दिलों में डाली हुई मोहब्बत का करम है कि मेरे इसरार, मेरी जिद के बावजूद मेरे दोस्त मुझ पर इतने मेहरबान हैं कि मुझसे, मेरे सगे भाइयों से बढ़ के प्यार कर रहे हैं। ये सब अल्लाह का मुझ पे करम है और अल्लाह ने मुझे आपकी सूरत में ऐसे दोस्त दिए कि जिनका कोई नेमत बदल नहीं हो सकता। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब यहाँ पे तशरीफ लाए, मुझे इज्जत दी, मुझे इस काबिल समझा और मैं जिस तरह से मेरा मुझे एक वकील, एक जूनियर वकील का आपने इस्तकबाल किया, यकीन जानिए आपने तो अपने फूलों के वजन से मेरी गर्दन ही झुका दी। मेरी गर्दन कभी आपके सामने उठ ही नहीं सकती, मेरी नजरें आपके कदमों से कभी उठ जाए ये मैं सोच भी नहीं सकता, ना ही मैं इस काबिल हूँ कि मैं कभी आपके कदमों से अपनी नजरें उठा सकूँ। मुझे तकरीर करना मुझे आती नहीं, मैं जो सोच के आया था वो बातें मेरे दोस्तों ने कर दी और मेरे साथ हमेशा वही होता है जो फैज ने कहा कि उनसे कहने जो गए थे फैज जान सदका किए, अनकही सी रह गई वो बात सब बातों के बाद। तो मुझे भी ये लगता है कि मेरी बातें अनकही रह जाएंगी। मैं 2006 से मैंने वकालत शुरू की और 2006 से 2010 तक मैं अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद शरीफ भट्टी साहब के साथ काम किया। मेरे असातिज़ा यहाँ, मेरे सीनियर जो बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनके भी केसेस के मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ मैं उनमें भी पेश होता रहा और 2010 में मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की। 2010 से लेकर 2023, 2024 तक, यानी साल 2025 तक, आज तक मैंने ना कभी किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना कभी किसी इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं सिर्फ वाहिद जो जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, पिछली 2 दहाइयों से, 1 दहाई से हम जो देख रहे हैं कि जो हमारी बार काउंसिल्स का रवैया है, जो सलूक हमारी बार काउंसिल्स हमारे साथ कर रही हैं, उसने मुझे मजबूर किया कि कम अज़ कम मैं कोशिश करूं कि शायद मैं कुछ बेहतरी ला सकूं। मेरे 2 कंसर्न थे। एक मेरा कंसर्न था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें सब उस माली हैसियत में नहीं होते कि वो अपने रोजगार ज़िंदगी को उस बुढ़ापे की ज़िंदगी में गुजार सकें उस तरीके से जिस तरीके से वो सारी ज़िंदगी गुजारते आए। अब उनके लिए हमारी बार काउंसिल्स के पास कुछ नहीं है। हम में से यहाँ बैठा हर शख्स अपने घर का ब्रेड विनर है, वो अपने घर में रोजी कमा के जाता है और अगर वो किसी बीमारी की वजह से अलील हो जाए, बिस्तर से लग जाए, तो उसके लिए हमारी बार काउंसिल्स के पास देने का कुछ नहीं है। दूसरा मेरा जो कंसर्न था, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है और मैं बहुत ज़्यादा उसमें पेन फील करता हूँ, वो हमारे नौजवान वकला के साथ हमारी बार काउंसिल का सलूक है। पहले तो फीसिस की मद में उनसे रकम ली जाती है,
चलें जी फीस आपने दे दी, उसके बाद क्या हमारी बार काउंसिल इस काबिल भी नहीं है कि 6 माह 7 माह या 1 साल तक उन नए आने वाले बच्चों को कुछ एजाजिया दे सकें? वो बेचारे कुछ ना उनकी कोई ट्रेनिंग का इंतजाम है, ना उन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट किया जाता है, एक खुदरो झाड़ियों की तरह बेचारे कुछ उगाते हैं और कुछ गर्म हवा की सर से आकर झुलस कर किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे काबिल नौजवान, ऐसे ऐसे ज़हीन, ऐसे ऐसे काबिल बच्चे मैंने देखे हैं कि जो अदालत को छोड़कर वो बेचारे किसी दुकानदारी में चले जाते हैं या छोटी मोटी बातें करते हैं। तो उसमें जो जिम्मेदार है वो हमारे बार काउंसिल्स हैं, हमारे अपने इदारे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन बच्चों को कम अज कम इतना कुछ दिया जाए जिनकी वकालत की 6 माह में या 8 माह में कि ये अपनी पॉकेट मनी के तौर पर अदालत आने जाने का किराया तो इसमें अदा कर सकें। मैं चूंकि इन तमाम मसाइल से गुजरा, मुझे पता है कि जब आपके पास पहनने को काले जूते ना हो तो आपको किस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं कई किलोमीटर पैदल अदालत चलकर यूनिफॉर्म में आता था, मुझे अंदाजा है कि शुरू के दिनों में किराया ना हो तो क्या मसाइल का शिकार होता है इंसान। वकालत के पहले 1 साल सिर्फ 12,000 फीस ना होने की वजह से मैं अपना लाइसेंस ना बनवा सका। ये तमाम मसाइल मैंने फेस किए हुए हैं। मैंने वो गुर्बत देखी है जो इनमें से शायद कुछ दोस्तों ने देखी हो। तो मेरा ये डीप कंसर्न है अपने भाइयों के हवाले से, और मेरी सबसे पहले और सबसे अहम और बुनियादी कोशिश ये होगी कि मैं अपने इन भाइयों के लिए, जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं ताकि ये इस ज़हीन और काबिल लोग इस वकालत को, पेशे को छोड़कर कोई मामूली नौकरियों पे ना जा सकें। मेरा सबसे पहला और बुनियादी काम ये है। दूसरा, आपने देखा है एक अरसे से ना तो हमारी बार काउंसिल्स कानून साजी में किसी तरह से हिस्सेदार बनने को तैयार है, ना किसी बनने वाले कानून पे उन्हें कोई रिजर्वेशन होती हैं, और ना कभी वो कोई अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं, और ना कभी उन्होंने कोशिश की कि जो दहशतगर्दी के पर्चे हमारे हम पर या मेरे साथियों पर हो रहे हैं उनको खत्म किया जाए। एक मामूली सी तर्क कलामी होती है और उस पर एक अहमद या एक नायकोट एक लीडर होकर रिश्तेदार दहशतगर्दी की एफआईआर दर्ज करवा देता है। तो क्या ये कलम, पेंसिल और लिफाफा लेकर अदालत जाने वाले लोग दहशतगर्द हैं? तो उस पर भी आज तक किसी किस्म की ना तो कोई हमारी तरफ, बाहर की तरफ से रेजिस्टेंस आई, ना कभी इस तरह की कोई बात हुई। तो इसी तरह मैं आप सबसे जो है ये वही बात हुई कि, और इस आपने कई अरसे से देखा कि जिस तरह की अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, कभी पीरा कवानीन की आड़ में, कभी सीसीडी के जन्म देकर फौजदारी वकालत को खत्म किया जा रहा है, और इसी तरह से फिर दायरी दीवानी दावों की दायरी के अमल को, दायरी को इतना पेचीदा कर दिया गया कि नौजवान बच्चा कई दिन ढूंढता रहता है और फिर जाकर उसकी दायरी जाकर मुकम्मल होती है और उसमें भी फिर खामियां कराती हैं, तकनीकी बुनियादों पर नाकाम कर दिया जाता है। और इस तमाम के बावजूद हमारी बार काउंसिल सिर्फ मजम्मती नोटिस और उसमें भी वो लिख देते हैं कि रास्त इक़दाम उठाया जाएगा। आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो रास्त इक़दाम क्या था जो उठाया जाना था और वो क्यों नहीं उठाया गया। मैं चूंकि मेरे अपने दोनों छोटे भाई भी वकील हैं, मैं हर यहाँ पे जो चेहरा है जो छोटा मुझसे कम उम्र में कम है, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वो मुझसे छोटा, मेरा वही छोटा भाई है। और लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये आपके साथ आपके छोटे भाई इतने अटैच क्यों है, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि कानून का एक दिन का भी तालिब इल्म है, यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया लॉ में, अगर रात के 2 बजे वो मुझे फ़ोन करता है तो उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि निशान भाई माइंड करेंगे, वो रात के 2 बजे भी बिना झिझक बिना धड़क मुझे फ़ोन कर देता है, ये कहते हैं कि निशान भाई मेरा ये मसला है। तो ये है वो मेरी मोहब्बत अपने भाइयों के साथ, जिसकी वजह से वो मेरे छोटे भाई मेरे साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता है, और उनकी ये मोहब्बत पूरे डबिया में मेरे साथ इसी तरह से है कि मैं, वो मेरी ताकत हैं, मेरे बाजू हैं। और यहाँ पर मैं अपने छोटे भाइयों से कहूँगा कि ये हाँ हमारे जो फ्रंट लाइन में हमारे असातिज़ा बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यकीन जानिए ये ऐसे सायादार शजर हैं, ये इतने ज़हीन लोग हैं, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने ज़िंदगी की गर्म सर्द इतना देखा है कि आपको जब भी मौका मिले आप इनके साथ बैठा करें, ये आपको टाइम ना दें तब भी आप इनसे टाइम छीनें, आपका हक है इनसे टाइम लेना। उस्ताद ज़फर साहब हैं, तलत साहब, साहब, बाकी भी जितने भी यहाँ पे साहब हैं, हम
पहले अपील में हम इनसे सीखते थे और उनके केवल ट्रायल पे हम जाकर अपीलों में आर्म भी करते थे और हम सीखते थे इनकी जरा की हुई कि कैसे जरा की जाती है, कैसे केस आर्म किया जाता है। तो आप इनसे सीखें और आप ये इनसे सीखने के बाद आप इनसे अपना बतौर हक समझ के इनसे सीखें इनसे। जिस तरह सूरज की रोशनी पे आपका मसावी हक है, इसी तरह इन असातिज़ा से सीखने पर भी आपका मसावी हक है। ये आपको नहीं रोकेंगे, ये किसी ग्रुप के नहीं है, ये किसी जमात के नहीं है, ये सब आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं। आप इनसे नहीं अपना हक, उससे आपको कोई मना नहीं कर सकता। तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, तेरा वोट है। अब मजीद आपने देखा पिछले कई अरसे से कि एक गैप आता जा रहा है हमारे सीनियर्स और जूनियर्स के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह एक तो ग्रुपिंग के मामला होते हैं, हमारी बात उसमें जिस तरह से है। दूसरा उसमें आप ये देखेंगे कि ये हमने हमारे जो छोटे भाई हैं इन्होंने भी खुद सीखने के अमल को तर्क करते जा रहे हैं। तो ये न सिर्फ ये हमारा काम है, हम अपने असातिज़ा से हम ऑब्जर्व करें हमारे असातिज़ा किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से डील करते हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अपने हकूक़ के लिए आप मुझे मुतक़िब करें। मैं इंशाल्लाह आपकी मजबूत और जमाना आवाज़ बनकर इंशाल्लाह बार कौंसिल में न सिर्फ जाऊँगा बल्कि आपकी उस आवाज़ को बुलंद करूँगा। और इंशाल्लाह मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपका वोट जो मुझे आप अपनी अमानत के तौर पर देंगे, मैं आपका वोट किसी भी सूरत में, किसी कीमत पे, किसी ओहदे की लालच में कभी जाकर नहीं बेचूंगा। आपका वोट मेरे पास अमानत रहेगा। और आप में से यहाँ पर बैठा हुआ हर दोस्त मुझसे पूछने का हकदार है कि तुमने हमारी अमानत में ख्यानत क्यों की। तो मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं एक शेर पढ़ूंगा, अपनी बात को ख़त्म करूंगा। दश्त की प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, ये भावनगर के नाम की शेर है। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। बातें बहुत सी हैं और वही प्यार वाली बात है, बातें बहुत सी करने वाली थी और मेरा बहुत कम वक्त गुजरा आपके दरमियान। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से सीख सकूं, अपने छोटे भाइयों से नॉलेज गेन कर सकूं और आपके दरमियान रह सकूं, लेकिन वही वक्त की तंगी जो है बड़ा मामला है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 1 नवंबर को सीरियल नंबर 10 पे आप मुझ पर मेहरबानी फरमाएं और मुझे वोट करें। मैं आपको कभी मायूस, कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। और मैं अपनी बात भी एक शेर पे ख़त्म करूंगा कि तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, तेरी कुर्बत के लम्हे फूल जैसे, फूलों की मगर उम्र मुख्तसर। थैंक यू वेरी मच। हमारे मेहमान खुसूसी बाहर से आए हुए आखिर में